हेलो दोस्तों, वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल इंजीनियरिंग अड्डा। तो गाइज़, आज मैं जो आपके सामने डिस्कस करने वाला हूँ उस चैप्टर का नाम है साइबर एथिक्स। बेसिकली ये जो चैप्टर है ये ग्रेड 10th का नहीं, क्लास 10 सीबीएसई बोर्ड का एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। और ये चैप्टर आप सभी को देखना चाहिए जो कि बहुत जितने भी इंटरनेट यूज़र हैं, जितने भी मोबाइल फ़ोन या फिर लैपटॉप यूज़र हैं, उन सभी को ये सारी चीज़ें देखनी चाहिए और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले अगर मैं बात करूँ व्हाट इज़ एथिक्स, बेसिकली द एथिक्स सिग्निफाइज अप्रोच, बिहेवियर और प्रिंसिपल दैट अ पर्सन मस्ट फॉलो टू कीप और मेंटेन रिस्पॉन्सिबल जस्टिस फॉर एम्प्लाइड मोरालिटी इन द सोसाइटी। इट मीन्स दैट बेसिकली एथिक्स का मतलब होता है नियम, ठीक है, और हमें कैसे काम करना चाहिए वो हमें सिखाता है हमारा एथिक्स। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ साइबर की, तो बेसिकली साइबर डिफाइन द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द कल्चर ऑफ द कंप्यूटर, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड वर्चुअल रियलिटी। यानी जहाँ पर हम हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, फर्मवेयर, वर्चुअल रियलिटी की बात करते हैं, ओवरऑल ये सारी चीज़ें किसके अंदर आती हैं? साइबर के अंदर। तो हमारा टॉपिक है आज का व्हाट इज साइबर एथिक्स। बेसिकली साइबर एथिक्स इज एन एथिकल अप्रोच और रिस्पॉन्सिबिलिटी दैट शुड बी फॉलोड वाइल यूजिंग एप्लीकेशन और रिसोर्स ऑफ द इंटरनेट। मतलब जब भी हम किसी रिसोर्स या इंटरनेट को यूज़ कर रहे हैं तो हमारी कुछ मोरालिटी होती है, कुछ प्रिंसिपल होते हैं, हमें उनको ध्यान में रखते हुए इन सारी चीज़ों को इस्तेमाल करना चाहिए। यानी अगर आप इंटरनेट चला रहे हैं, किसी लैपटॉप, कंप्यूटर, मोबाइल फ़ोन को यूज़ कर रहे हैं, तो उसको यूज़ करने के लिए कुछ एथिक्स बनाए गए हैं। एथिक्स का मतलब है कुछ प्रिंसिपल, कुछ रूल्स बनाए गए हैं। उन रूल्स को हमें फॉलो करते हुए ही अपने फ़ोन या अपने डिवाइस या फिर इंटरनेट को चलाना होता है। ऐसा नहीं है कि आप इंटरनेट पर कोई भी चीज़ सर्च कर सकते हैं या कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक इज व्हाट इज नेट एटिक्वेट। बेसिकली नेट एटिक्वेट का मतलब होता है, नेट का मतलब होता है नेटवर्क और एटिक्वेट का मतलब होता है रूल्स, ठीक है। तो एटिक्वेट बेसिकली एटिक्वेट डिफाइन करता है बिहेवियर को, ठीक है। तो कैन बी डिफाइंड एज द बिहेवियर और इनफॉर्मल गाइडलाइन दैट आर फॉलोड बाय यूजर ऑफ द इंटरनेट। बेसिकली जो इंटरनेट यूजर होते हैं इन्हें हम नेटिजन्स कहते हैं। तो नेटिजन्स क्या होता है कि इंटरनेट को किस तरह से यूज़ कर रहा है, कैसे यूज़ कर रहा है, तो उनका जो बिहेवियर है वो हमारा नेटिक्वेट बताता है। तो यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है, इट इंक्लूड्स कॉमन सेंस, कोर्टसी एंड प्रॉपर डायलेक्टिक वाइल यूजिंग टूल ऑफ कंप्यूटर टेक्नोलॉजी दस सिग्निफाइज द कल्चर अमाउंट इंटरनेट यूज़र। तो बेसिकली इंटरनेट यूज़र जो हैं अपने इंटरनेट को किस तरह से यूज़ कर रहे हैं, उनका क्या बर्ताव है, यानी क्या बिहेवियर है, उसी के आधार पर जो रूल्स बनाए जाते हैं या फिर हमें कैसे काम करना है वो हमें यहाँ पे जस्टिफाई करता है नेट एटिक्वेट। अगर मैं नेट एटिक्वेट की बात करूँ, बेसिकली क्या क्या बेनिफिशियल हो सकते हैं, जैसे कि नेट एटिक्वेट हमें क्यों फॉलो करना चाहिए, जैसे वी आर ऑल ह्यूमन, रिस्पेक्ट करना चाहिए, हमारे वर्ड्स अच्छे होने चाहिए, अटायर होना चाहिए। तो यहाँ पे डिफरेंट ऑप्शंस आपको दे रखे हैं, आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। जैसे कि रिकॉर्ड्स होता है, प्राइवेसी एंड कॉपीराइट होता है, ठीक है, कैपिटल्स है, स्कैम्स हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। नेक्स्ट हमारे पास है व्हाट इज़ ईमेल नेट एटिक्वेट। बेसिकली ईमेल का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक मेल और नेट एटिक्वेट का मतलब अभी जस्ट मैंने आपको बताया कि आप इंटरनेट पे या फिर नेटवर्क पे किस तरह से काम कर रहे हैं। तो यहाँ पे बात कर रहे हैं ईमेल नेट एटिक्वेट। जब भी हम किसी को ईमेल भेजते हैं या ईमेल टाइप करते हैं, लिखते हैं, तो उस समय हमें किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। तो एक ईमेल नेट एटिक्वेट आर द बेसिक एटिक्वेट एंड कोर्टसी दैट शुड बी फॉलोड वाइल सेंडिंग ईमेल। यहाँ पे देखिए कुछ ऑप्शंस मैंने आपके सामने दिखा रखे हैं, एप्रोप्रिएट, प्रॉपर ग्रामर, स्पेलिंग, क्लियर, प्लान्ड, प्रोफेशनल, प्रूफरीड। सो अगर मैं यहाँ पे ईमेल एटिक्वेट्स की बात करूँ तो सबसे पहले हमारे पास है सॉल्यूशन। बेसिकली हमें जो भी मेल का रिस्पॉन्स करना है या जो भी मेल करना है तो उसमें हमारा पूरा कंप्लीट सॉल्यूशन होना चाहिए। एम एट कंसिस्टेंसी, आपके ईमेल में कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। प्रोटेक्ट प्राइवेसी ऑफ ईमेल मैसेज, आपके ईमेल मैसेज प्रोटेक्टेड होना चाहिए। प्राइवेसी ऑफ ईमेल एड्रेस, आप जब किसी को मेल करते हैं तो केवल उसी जेन्युइन पर्सन के पास मेल जाता है। रिस्पेक्ट कॉपीराइट, अगर कोई भी चीज़ आप कॉपी कर रहे हैं तो उसको उसकी रिस्पेक्ट करना चाहिए। ऐसे बहुत सारे नेट एटिक्वेट्स आपके पास हैं। अगर मैं चैट और आईएम की बात करूँ, चैट तो बेसिकली आप सबको पता है, आईएम का मतलब होता है इंस्टेंट मैसेजिंग। मतलब आप वाया इंटरनेट जब भी कोई मैसेज या शेयरिंग करते हैं और सेम टाइम पे सेंड और रिसीव करते हैं मैसेजेस को, उसे हम बोलते हैं इंस्टेंट मैसेजिंग, जिसे हम आईएम कहते हैं। आईएम के भी कुछ बेसिक अपने नेट एटिक्वेट्स हैं, जैसे कि बी ब्रीफ, लेबल पर्सनल मैसेज, डोंट फ्लड। फ्लड का मतलब है कि किसी को लार्ज नंबर ऑफ मैसेजेस नहीं करने चाहिए, एक साथ बहुत सारे मैसेजेस को शेयर नहीं करना चाहिए। अनसॉलिसिटेड एडवर्टाइजिंग,
यूज़ इमोटिकॉन्स, यूज़ अलर्ट, रिस्पेक्ट अदर कन्वीनियंस। बेसिकली इमोटिकॉन्स का मतलब है इमोजीज जो आप यूज़ करते हैं वो यूज़ कर सकते हैं। अनसॉलिसिटेड एडवर्टाइजमेंट का मतलब होता है, बहुत बार क्या होता है हमारे पास कोई ऐड है, कोई ब्रांड है या किसी भी कंपनी का कोई ऐड है, तो हम कोई अगर नहीं चाहता है कि हम उसे ये एड्स वगैरह शेयर करें, फिर भी आप ज़बरदस्ती उन्हें शेयर करते रहते हो, तो ये अनसॉलिसिटेड एडवर्टाइजिंग कहलाता है। तो इन सब चीज़ों का हमें ध्यान रखना चाहिए। नेक्स्ट है सॉफ्टवेयर लाइसेंसिंग। बेसिकली सॉफ्टवेयर क्या होता है? सॉफ्टवेयर बहुत सारे प्रोग्राम का एक कलेक्शन होता है जो एक टाइप की एग्जीक्यूटेबल फाइल बनती है। और इसी सॉफ्टवेयर की लाइसेंस की बात करें तो इट इज़ द ऑथराइजेशन टू यूज़ अ सॉफ्टवेयर। बेसिकली एक ऑथराइजेशन होता है जो सॉफ्टवेयर को यूज़ कर रहा होता है यूज़र। Most of the software are licensed rather than being sold, which means buyer are actual owner of the software. It means that जब हम सॉफ्टवेयर लाइसेंस की बात करते हैं तो ये सॉफ्टवेयर बनाया जाता है, कह सकते हो कि ये सॉफ्टवेयर का एक टाइम लिमिट होता है, यानी फिक्स टाइम होता है। जैसे कि आपने एंटीवायरस परचेज़ किया तो ये सॉफ्टवेयर बनाया गया है यूज़र्स के लिए, ठीक है, कोई स्पेसिफिक यूज़र नहीं है, सभी के लिए। बट यहाँ पे एक टाइम लिमिट गिवन है कि 1 साल तक ही एंटीवायरस आपका काम करेगा। अगर मैं लाइसेंस सॉफ्टवेयर की बात करूँ तो 5 टाइप के होते हैं: पब्लिक डोमेन, LGPL, पैसिव, कॉपीराइट एंड प्रॉपर्टी राइट। तो प्रॉपराइटरी राइट, ठीक है। तो मैं आगे भी आपको और चीज़ें बताऊंगा। तो बेसिकली सॉफ्टवेयर लाइसेंस का मतलब यही था कि हम एक लाइसेंस जनरेट करते हैं एक लिमिटेड टाइम के लिए, जहां पे यूज़र उस सॉफ्टवेयर को उतने लिमिटेड टाइम के लिए फुल्ली एक्सेस कर पाता है, और जैसे टाइम ओवर होता है तो वो क्या हो जाता है, मतलब ख़राब हो जाता है सॉफ्टवेयर आपका, ठीक है। प्रॉपराइटरी सॉफ्टवेयर, प्रॉपराइटरी का मतलब होता है मालिकाना अधिकार। बेसिकली अगर किसी ने अपने लिए स्पेसिफिक कोई सॉफ्टवेयर बनवाया है किसी कंपनी से, किसी डेवलपर से, तो वो चाहे तो उस सॉफ्टवेयर को सेल भी कर सकता है, उसके कोड को यूज़ भी कर सकता है, किसी के साथ कॉपी भी करा सकता है, वो उसकी अपनी मर्जी है। तो प्रॉपराइटरी का मतलब होता है मालिकाना अधिकार। लिखा हुआ है सॉफ्टवेयर आर द रिटन कोड्स ऑफ प्रोग्राम लैंग्वेज आर द डेवलप्ड बाय एन इंडिविजुअल और under the banner of an organization. The code program that is software copyright by developer owner. Basically इसका मतलब यही, जैसा कि आपने डेफिनेशन को यहाँ पे केयरफुली रीड किया, उसके हिसाब से आप ये कह सकते हो कि प्रॉपराइटरी सॉफ्टवेयर का बेसिकली काम क्या होता है। जब भी कोई ओनर अपने लिए सॉफ्टवेयर क्रिएट कराता है तो उसके पास अपने खुद के राइट होते हैं। वो चाहे तो सॉफ्टवेयर को सेल कर सकता है, उसके जो रिटन कोड है उस कोड को किसी के साथ शेयर कर सकता है, या फिर उस सॉफ्टवेयर की कॉपी बनाकर किसी को भी दे सकता है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास शेयरवेयर। बेसिकली शेयरवेयर क्या है? सम कॉपीराइट सॉफ्टवेयर आर डिस्ट्रीब्यूटेड फॉर यूज़ ऑन द ऑर्डिनरी बेसिस द टाइम बेंगिंग कंज्यूमर अनइंस्टॉल इन आफ्टर मेंटेन ट्रायल पीरियड। इट मीन्स दैट शेयरवेयर क्या होता है? एक ऐसा सॉफ्टवेयर है कि वो लाइसेंस सॉफ्टवेयर तो होता है, बट आप जब उसे परचेज़ नहीं करते हो तो वो कंपनीज़ क्या करती हैं, आपको ट्रायल पीरियड के लिए कुछ टाइम के लिए आपको वो सॉफ्टवेयर प्रोवाइड कराती हैं। जो सॉफ्टवेयर हमें प्रोवाइड होता है, जैसे कि आपका एंटीवायरस है, मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया, तो एंटीवायरस क्या है, आपको 30 डेज़ का फ्री पीरियड मिलता है, तो यही हमारा क्या कहलाता है, शेयरवेयर। नेक्स्ट टॉपिक है फ्रीवेयर। फ्रीवेयर बेसिकली सॉफ्टवेयर दैट कैन बी यूज्ड विदाउट पेइंग एंड प्राइस दैट इज विच इज़ फ्री ऑफ एनी चार्ज आर टर्म्ड एज सॉफ्टवेयर। बेसिकली एक फ्रीवेयर एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो इंटरनेट पर फ्री रिसोर्स अवेलेबल है, जिसका आप फ्री में इस्तेमाल कर सकते हो, यानी कोई भी यूज़र इसे डाउनलोड कर सकता है, कोई भी यूज़र इसके कोड्स को पढ़ सकता है, कैसे ये वर्किंग है, इसका क्या वर्किंग प्रोसीजर है, और अपने अकॉर्डिंग इसको मॉडिफाई भी कर सकता है। तो बेसिकली ये हमारा फ्रीवेयर क्या है, एक तरह का ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर होता है जो इंटरनेट पे साइट्स पे या फिर इंटरनेट पे अवेलेबल होता है, जिसके सोर्स कोड को, या फिर हम ये कह सकते हैं कि इस सॉफ्टवेयर को यूज़र अपने अकॉर्डिंग जैसे चाहे वैसे इस्तेमाल कर सकता है। तो ये हमारा बेसिकली कहलाता है फ्रीवेयर। आई थिंक फ्रीवेयर आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। बेसिकली ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर आर डिजाइंड बाय रिटन कोड such code of programming can be utilized by others for new development or for customization as per the requirement. Basically OSS का मतलब है ओपन सोर्स। ओपन सोर्स का यहाँ पे मतलब है कि एक ऐसा सॉफ्टवेयर जिसका पूरा का पूरा कोड आपके पास अवेलेबल हो, यानी कि अगर हम किसी भी चीज़ को, किसी मॉड्यूल को क्रिएट कर रहे हैं तो हमें वो सोर्स कोड चाहिए होता है। बट अगर आप अपना खुद का सॉफ्टवेयर बनाना चाहते हो और किसी के भी सॉफ्टवेयर के कोड को, यानी जो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर हैं उनके कोड को कॉपी करते हो, तो आप पे कोई कॉपीराइट क्लेम नहीं आता है। ऐसे सॉफ्टवेयर कहलाते हैं हमारे ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, जो सॉफ्टवेयर भी अवेलेबल होते हैं और जिनका पूरा का पूरा सोर्स कोड अवेलेबल होता है, आप अपने हिसाब से उनको यूज़ कर सकते हो। ये सभी के सभी सॉफ्टवेयर कहलाता है हमारे ओपन सोर्स।
माई नेक्स्ट टॉपिक इज़ इनेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। बेसिकली इन शॉर्ट इसे हम IPR भी कहते हैं। इनेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट इज़ द लीगल राइट that covers the privilege of an individual who has created or invented something with his own intellectual ability or creativity and is owner of his work. Basically it means that अगर कोई ओनर है, ओनर इन द सेंस कि कोई ऐसा व्यक्ति है जिसने किसी भी प्रोडक्ट को बनाया है, किसी भी कंटेंट को बनाया है, किसी वीडियो को बनाया है, किसी फ़ोटो को बनाया है, कोई भी प्रोडक्ट अगर रियल ओनर है, ओनर इन द सेंस क्रिएटर, बेसिकली उसको बनाने वाला व्यक्ति, वो कहलाता है हमारा, क्या कहलाता है, वो हमारा उसका ओनर कहलाता है। या किसी ने कोई सर्विस दी या किसी ने कोई काम किया, जो ओवरऑल क्रेडिट किसी इंसान को मिल रहा है, वो होता है हमारा इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। सपोज़ अगर टेस्ला की बात करो तो टेस्ला के ओनर ने एक जो टेस्ला की कार को लॉन्च किया है, तो टेस्ला के ओनर के पास सारे राइट्स हैं, वो चाहें अपनी कार में मॉडिफिकेशन करें, डिस्ट्रॉय करें, मार्केट में सेल करें, कुछ भी करें। तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट वही होता है जहाँ पर क्या होता है कि एक क्रिएटर या फिर एक कह सकते हो डेवलपर अपनी चीज़ को बनाकर अपने अकॉर्डिंग उसके अपने राइट्स होते हैं वो यूज़ कर सकता है। यहाँ पे कुछ एडवांटेज और डिसएडवांटेज की बात कर लेते हैं। जैसे कि पहला हमारा एडवांटेज है सेट प्राइस एंड पेमेंट डेट। अगर हम क्रिएटर हैं तो अपने हिसाब से अपने प्रोडक्ट की प्राइसिंग रख सकते हैं, हमें किसी से डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है। नो लिंगरिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, यानी आपके पास बहुत हैवी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ नहीं होती हैं। डिसएडवांटेज यानी कॉन्स क्या है, लिमिटेड टू अ सिंगल पेमेंट, आप किसी से भी एक प्रोडक्ट की एक ही पेमेंट ले सकते हो। सो बेसिकली जैसे कि हमारे प्रोस ऑन कॉन्स की यहाँ पे हम बात कर रहे हैं एक्चुअल प्रॉपर्टी राइट की, तो इसका मतलब ही यही है कि जो भी प्रोडक्ट का जो ओनर है या मेकर है वो उसके पास अपने खुद के राइट होंगे, अपने प्रोडक्ट को वो सेल कर सकता है, डिस्ट्रॉय कर सकता है, सारे एक्सेस उसके पास होंगे। ठीक है, अभी हम बात करते हैं प्लैगरिज्म की। बेसिकली प्लैगरिज्म इज़ द एक्ट ऑफ कॉपिंग सम एल्स वर्क एंड पब्लिशिंग एंड प्रिटेंडिंग एज इफ़ इट इज़ वंस ओन वर्क। इट मीन्स दैट अगर किसी राइटर ने या किसी क्रिएटर ने कोई भी कंटेंट लिखा और लिखने के बाद उसे पब्लिश कर दिया, पब्लिश करने के पश्चात किसी दूसरे व्यक्ति ने उसके लिखे हुए कंटेंट को कॉपी किया और इस्तेमाल किया बिना उसकी परमिशन के और बिना उसको रेफरेंस दिए, यानी बिना उसको कह सकते हो बिना उसकी जानकारी के, अगर कोई भी ऐसा काम करता है तो वो प्लैगरिज्म में आता है। यहाँ पे मैं एग्जांपल एक दिखाता हूँ, आपके सामने स्क्रीन पे शो हो रहा है ओरिजिनल टेक्स्ट। सपोज़ किसी राइटर ने कंटेंट लिखा है, ओरिजिनल टेक्स्ट हमारा ब्लैक थीम में है और किसी दूसरे राइटर ने या किसी दूसरे पर्सन ने सेम कंटेंट को कॉपी कर लिया। तो जब भी कोई चीज़ पब्लिश होती है वो किसी के नाम पे पब्लिश होती है, किसी रेफरेंस पे पब्लिश होती है, किसी आर्टिकल में पब्लिश होती है, किसी जर्नल में पब्लिश होती है। इसी तरह हम जब भी कोई चीज़ पब्लिश करते हैं तो उसका कोई ना कोई एक लिखित प्रमाण होता है। तो अगर किसी ने बिना जानकारी दिए किसी के भी कंटेंट को इस्तेमाल किया है तो वो प्लैगरिज्म में आता है। ठीक है, और प्लैगरिज्म अगर मान लीजिए अगर आपने किसी के कंटेंट को पढ़ने के बाद आप उन्हीं चीज़ों को अपने वर्ड्स में लिख सकते हैं, वो प्लैगरिज्म नहीं होगा। लेकिन किसी ने जो शब्द जो वर्ड्स यूज़ किए हैं अगर सेम वर्डिंग आप यूज़ करेंगे तो वो प्लैगरिज्म में काउंट किया जाएगा। तो बेसिकली प्लैगरिज्म क्या है, किसी कंटेंट क्रिएटर या ओनर ने या किसी भी राइटर ने कोई कंटेंट बनाया और किसी भी अनदर पर्सन ने उसे यूज़ कर लिया, इट मीन्स दैट उसे कॉपी कर लिया, तो वो हमारा क्या कहलाएगा, हमारा प्लैगरिज्म। नेक्स्ट यहाँ पे थिंग हमारे पास है हाउ टू फाइंड प्लैगरिज्म। हम अपने प्लैगरिज्म को कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। यू कैन यूज़ प्लैगरिज्म डिटेक्टर लाइक एज, हमारे पास बहुत सारे प्लैगरिज्म डिटेक्टर हैं। जैसे कि हमारे पास है क्विलबॉट जो कि मुझे बहुत पसंद है, सबसे ये फ्री टूल है, आपको ईजिली मिल जाएगा गूगल पे। दूसरा है टर्टिन, ये आपका पेड सॉफ्टवेयर है। प्लैग डिटेक्ट, इससे भी आप कर सकते हैं। ग्रामरली, ये भी आपका फ्री टूल है। तो कुछ फ्री टूल अवेलेबल है इंटरनेट पे। एंड लास्ट थिंग, हाउ टू अवॉइड प्लैगरिज्म। हम अपने प्लैगरिज्म को कैसे अवॉइड कर सकते हैं, यानी जब भी आप किसी कंटेंट को क्रिएट कर रहे हैं और अगर आप चाहते हैं कि किसी का भी डेटा या किसी का भी कंटेंट कॉपी करना, आपने कॉपी तो किया, क्या आप कॉपी करने के बाद उसके प्लैग को रिमूव कर सकते हैं? जी हाँ, ये हम कर सकते हैं, बट कैसे? इसके लिए यहाँ पे देखिए कुछ कंटेंट आपके सामने स्क्रीन पर डिस्प्ले हो रहे हैं, इन रूल्स को भी फॉलो कर सकते हैं। इसी के साथ सपोज़ किया कि किसी पर्सन ने कोई एक वर्ड यूज़ किया, सपोज़ लाइक दैट सी, SEEC, सी मीन्स देखना, तो आपने सी का कोई सिनोनिम वर्ड लाइक वॉच
ऐसा कोई वर्ड, यानी उसका सिनोनिम वर्ड अगर आपने यूज़ कर लिया, उसका एप्रोप्रिएट कोई वर्ड यूज़ कर लिया, तो वो वर्ड वहाँ पे काम करेगा, लेकिन उसके पैराग्राफ के अकॉर्डिंग वो वर्ड क्या हो जाएगा, चेंज। तो किसी के भी कंटेंट को हम यूज़ कर सकते हैं। यूज़ करने के बाद हम क्या कर सकते हैं, उनके फ्रेमिंग की और उनके वर्ड्स की फ्रेजिंग प्लस सेंटेंस का जो हमारा अलाइनमेंट होता है कि हमारा जो पहला पैराग्राफ है, सेकंड पैराग्राफ है, उसको अपने अकॉर्डिंग हम मर्ज करें, श्रिंक करें, स्प्लिट करें, वो सब हम कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज़ डिजिटल प्रॉपर्टी राइट। गाइस, अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि 10th स्टैंडर्ड की जो आपका 10th ग्रेड है सीबीएसई बोर्ड, इसमें कंप्लीट चैप्टर है आपका साइबर एथिक्स, जिसमें सारे टॉपिक्स को कवर किया गया है। बेसिकली हम बात कर रहे हैं डिजिटल प्रॉपर्टी राइट की। तो इट इज़ अ लीगल राइट दैट कवर्स द प्रिविलेज ऑफ एन इंडिविजुअल फॉर द सिक्योरिटी ऑफ हिज डिजिटल प्रॉपर्टी। इट मीन्स दैट अगर आपका कोई डिजिटल कंटेंट है, डिजिटल कंटेंट का मतलब क्या है, जैसे ऑडियो, वीडियो, डॉक्यूमेंट फाइल, पीडीएफ फाइल, कोई भी फाइल हमारी डिजिटल फॉर्म में है, वो हमारी डिजिटल प्रॉपर्टी है। और उस फाइल को जिसने क्रिएट किया है उसके पास राइट है वो किसी को शेयर करे, डिलीट करे, एडिट करे, मॉडिफाइड करे, या किसी ने बिना परमिशन के उसके वीडियो को यूज़ किया है तो यूज़ करने के बाद उसके खिलाफ वो राइट ले सके, कोई एक्शन ले सके। तो बेसिकली यही सब है हमारे क्या, डिजिटल प्रॉपर्टी राइट। तो अगर मैं डिजिटल प्रॉपर्टी राइट की यहाँ पे कुछ चीज़ों को मैं यहाँ पर डिफ़ाइन करने की कोशिश करूँ, तो जो हमारा डिजिटल प्रॉपर्टी राइट है, जैसा कि मैंने कहा कि आपका जो कंटेंट है वो किसी भी टाइप का हो सकता है। तो इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या हो सकते हैं, जैसे डिसेंट्रलाइज्ड का मतलब है कि आपका कंटेंट कहीं भी हो सकता है, ओनरशिप राइट है ना, स्पीडी ट्रांजेक्शन, पब्लिक सिस्टम, क्रिप्टोग्राफिकली सिक्योर, सेमी एनोनिमस असिस्ट ओनरशिप, एंड नंबर ऑफ डिसएडवांटेज लाइक हाईली volatile, prone to scam, cyber security risk, regularity, uncertainty, technical complexity, no room for error। Basically no room for error का मतलब ये है कि आपने कोई एक वीडियो अगर अपलोड किया या कोई कंटेंट कहीं पे पब्लिश किया, तो पब्लिश करने के टाइम पे केवल पब्लिशर या फिर क्रिएटर वहाँ पर एक ही होता है। हम यहाँ पर ऐसा नहीं कर सकते कि हम एक जीडी मतलब एक ग्रुप डिस्कशन करें और वहाँ पे मल्टीपल लोग आकर के अपने अपने कंटेंट को वहाँ पे डिलीवर कर पाएँ। तो बेसिकली नो रूम फॉर एरर्स का मतलब यहाँ पे यही है कि हम एक पर्सन को या एक ओनर को एक ही कंटेंट प्रोवाइड करते हैं, वो अपने अकॉर्डिंग उस रूम में, बेसिकली रूम का मतलब है यहाँ पे फ्रेम, उस फ्रेम में जो भी कंटेंट अपने हिसाब से वो डिज़ाइन करता है, तो उसमें एरर होने के चांसेस क्या हो जाते हैं, कम हो जाते हैं। इसके साथ ही कोई नया बंदा उसमें कोई भी चीज़ इंक्लूड नहीं कर पाता है। तो गाइज़ बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन। बेसिकली जैसा कि नाम से पता चल रहा है, इंफॉर्मेशन प्राप्त करने के लिए आपको स्वतंत्रता देना। बेसिकली फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन इज़ द राइट टू ऑब्टेन इंफॉर्मेशन फ्रॉम एनी पब्लिक अथॉरिटी बाय मेकिंग अ रिक्वेस्ट in writing or through electronic means to the concerned information officer or department specifying the particular of information sought by him। It means that basically अगर आप इंटरनेट यूज़र हैं तो इंटरनेट की सहायता से आप किसी भी डिपार्टमेंट की, किसी भी एप्लीकेशन की, किसी भी चीज़ की जानकारी या कुछ भी जो आपको पता करना है वो आप प्राप्त कर सकते हैं थ्रू इंटरनेट। पहले ये राइट हमारे पास नहीं था कि हम इंटरनेट के थ्रू कुछ भी जान पाएँ, सारी किसी भी चीज़ की जानकारी प्राप्त कर पाएँ, लेकिन फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन देने के बाद कोई भी व्यक्ति किसी भी समाज का, किसी भी वर्ग का, किसी भी श्रेणी का हर प्रकार की जानकारी इंटरनेट के माध्यम से प्राप्त कर सकता है। वो फिर कॉलेज हो, मेडिकल हॉस्पिटल्स हो, एयरपोर्ट्स हो, एयरलाइंस हो, या फिर आपका इंडियन रेलवेज़ हो, कैसी भी सर्विसेज हो, कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार की जानकारी इंटरनेट के माध्यम से प्राप्त कर सकता है। इसी को बोला गया फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन। ये भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास डिजिटल डिवाइड। बेसिकली डिजिटल डिवाइड इज़ अ टर्म that refers to a gap between those who have access to the resources of modern information and communication technologies and those that have restricted access. This technology can include data resource of mobile technology, internet, IT and ITS etc. Basically डिजिटल का तो मतलब समझ में आ रहा है, कोई वर्चुअल ऑब्जेक्ट होगा, इट मीन्स दैट वी कैन ओनली सी, कांट टच इट, क्लियर। बट डिवाइड का मतलब होता है कि उसको बांटना।
तो बेसिकली नाम से ही क्लियर हो रहा है कि डिजिटल डिवाइड, कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट, कोई भी ऐसा कंटेंट आईटी और आईटीएस सेक्टर के अंदर जिसे आप डिजिटली डिवाइड करते हो। एक एग्जांपल लेते हैं, आपके पास एक पीडीएफ है, जी हाँ, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट पीडीएफ है आपके पास। जो पीडीएफ है, सपोज़ करिए आपके पास 10 पेजेस की पीडीएफ है, आप उसे स्प्लिट करके डिवाइड कर लेते हैं। वीडियो एडिटिंग के टाइम पे वीडियो स्प्लिट कर लेते हैं, ऑडियो एडिटिंग के टाइम पे ऑडियो स्प्लिट कर लेते हैं। तो ये सब किस में आता है? डिजिटल डिवाइड में आता है। अब कुछ कॉज यानी कारण जान लेते हैं डिजिटल डिवाइड के, जैसे कि डिफरेंट इनिशियल सेटिंग्स ऑफ कंट्रीज़, डिफरेंसेस इन सोशलिस्ट, वीक एक्सेस टू आईसीटी, वीक एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन एंड नॉलेज। ये हमारे कुछ कारण थे डिजिटल डिवाइड को लाने के लिए। इफ़ेक्ट क्या क्या पड़े और ब्रिजिंग क्या क्या हुई, वो सब आपके सामने है, इम्पॉर्टेंट है आपके लिए, हो सकता है आप चाहिए तो नोट डाउन कर लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, ठीक है। इफ़ेक्ट देखिए क्या क्या है, वीक डेवलपमेंट एंड ग्रोथ, बहुत सारे इफ़ेक्ट हैं। और अगर आप सर्च आउट करेंगे, पढ़ेंगे, तो आपको बहुत सारे कॉजेज़ मिलेंगे, बहुत सारे इफ़ेक्ट्स मिलेंगे। बट यहाँ पे मैंने वो इम्पॉर्टेंट कॉजेज़ को यहाँ पे हाईलाइट किया है। आप प्लीज़ कॉजेज़ को ज़रूर तैयार कर लेना क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट है। अगर मैं डिजिटल डिवाइड की बात करूँ तो एक सिनेरियो आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। डिजिटल डिवाइड सोशल के थ्रू, सोशल ऑब्जेक्ट एक्टिविटीज़ के थ्रू भी डिवाइड हो सकता है, कल्चर के थ्रू भी हो सकता है, अप्रोच के थ्रू भी हो सकता है, ग्राफिकली भी हो सकता है, इकोनॉमिकली भी हो सकता है। अब हम बात करते हैं ई कॉमर्स। बेसिकली ई कॉमर्स ऑल्सो नोन एज इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स और इंटरनेट कॉमर्स रेफर्स टू अ बाइंग और सेलिंग ऑफ गुड्स और सर्विसेज ओवर द इंटरनेट। बेसिकली ई कॉमर्स क्या है? ई कॉमर्स एक ऐसा बिजनेस है, एक ऐसा व्यापार है जिसको हम इंटरनेट के माध्यम से करते हैं, जहाँ पर अपने प्रोडक्ट और अपनी सर्विसेज को सेल या ख़रीद सकते हैं। अगर मैं टाइप्स ऑफ ई कॉमर्स की बात करूँ तो ये 3 प्रकार से काम करते हैं। बाय प्रोडक्ट यानी प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग, बाय रेवेन्यू मॉडल यानी होलसेल प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग, एंड थर्ड वन इज़ बिजनेस मॉडल। सो बिजनेस मॉडल इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन एंड ऑल कॉम्पिटिटिव सेक्टर। सो दिस इज़ इम्पॉर्टेंट टॉपिक, प्लीज़ एवरीवन आप इस चीज़ को अच्छे से समझना। फर्स्ट ऑफ ऑल, ई कॉमर्स प्राइवेसी। जैसा कि नाम से पता चल रहा है कि बिज़नेस को बढ़ाने में या बिज़नेस करने के समय जो भी हम प्राइवेसी मैनेज करते हैं वो हमारी प्राइवेसी होती है। प्राइवेसी हैज़ बिकम अ मेजर कंसर्न फॉर यूज़र, द राइज ऑफ थेफ्ट ऑफ डेटा एंड पासवर्ड। तो प्राइवेसी क्या है? हमारा जो भी यूज़र एक्सेस करे उसका डेटा ना चोरी हो, उसका पासवर्ड ना चोरी हो, उसका अकाउंट ना हैक हो, ये सारी चीज़ें हमारी प्राइवेसी में आती हैं। अगर हम यहाँ पे ई कॉमर्स फ्रॉड की बात करें तो बेसिकली फ़्रॉड का मतलब ये धोखाधड़ी। तो बहुत सारी वेबसाइट हैं जो आपसे बोलती हैं कि ये प्रोडक्ट कम रेट में मिल रहा है, तो ऐसे बहुत सारे क्राइम्स किए जाते हैं। तो बेसिकली फ़्रॉड है जहाँ पे हम चीटिंग करते हैं, वो सारा हमारा ई कॉमर्स फ्रॉड है, जहाँ पे ऑनलाइन बिज़नेस के नाम पे आपसे पैसे की ठगी करी जाती है। अगर हम बात करें सिक्योर ट्रांसमिशन इन ई कॉमर्स, बेसिकली हम ई कॉमर्स के अंदर सिक्योर ट्रांजेक्शन कैसे कर सकते हैं, तो यहाँ पे मैं कुछ पॉइंट डिफाइन करूँगा। ऑथेंटिसिटी, encryption, digital signature, security certificate, SSL certificates, and always try to use HTTPS. S stands for secure, hypertext transfer protocol secure। अगर आप ऐसी वेबसाइट यूज़ कर रहे हैं जो HTTPS को फॉलो करती है, सो वो आपकी क्या होने वाली है? सिक्योर होने वाली है। बट आप भी जानते हो मोस्ट ऑफ द केसेस में आपकी जितनी भी वेबसाइट हैं वो सिक्योर नहीं होती हैं, वो HTTP को फॉलो करती हैं। इसीलिए आपको चेक करना चाहिए उसका डिजिटल सिग्नेचर, यानी वो वेबसाइट जेन्युइन है, ऑथेंटिकेटेड है। अगर नहीं है आपको पता तो आप गूगल आप कर सकते हो। अगर हम बात करें बिज़नेस मॉडल इन ई कॉमर्स की, तो बेसिकली बिज़नेस मॉडल बहुत टाइप के होते हैं। पहला है हमारे पास B2B यानी बिज़नेस टू बिज़नेस। एग्जांपल अमेज़ॉन एंड फ्लिपकार्ट, बहुत सारे नंबर हैं, ठीक है। सपोज़ मिंत्रा, शॉपक्लूज़, होम शॉप 18, नंबर ऑफ एग्जांपल्स हैं हमारे पास। सेकंड थिंग इज़ B2C, बिज़नेस टू कंज्यूमर, या फिर क्लाइंट और कस्टमर हम कुछ भी कह सकते हैं, ठीक है। तो इसका एग्जांपल है हमारे पास ऑनलाइन रिटेलर, नेटफ्लिक्स एंड नाइक। बेसिकली ऑनलाइन रिटेलर्स का मतलब ये है कि जो प्रोडक्ट खुद बनाते हैं और मार्केट में सेल करते हैं वो हमारे ऑनलाइन रिटेलर्स होते हैं, ठीक है। तो B2B में क्या था? प्रोडक्ट कोई इंसान खरीदता है, खरीदने के बाद फिर कोई बेचता है, ठीक है। तो अगर हम C2B की बात करें यानी कस्टमर टू बिज़नेस, बेसिकली कस्टमर टू बिज़नेस का मतलब एक तरीके से फ्रीलांसिंग मार्केट होता है, जैसे कि शॉपिफाई, अमेज़ॉन हो गया आपका। तो फ्रीलांसिंग में क्या होता है कि एक कस्टमर है,
ठीक है, उसने कोई प्रोडक्ट बनाया या वो कोई सर्विस सेल करता है, तो उसने कहा ऑनलाइन मैंने कह दिया कि मुझे इस काम को करने का इतना पैसा चाहिए, तो वो हमारा होता है फ्रीलांसिंग। क्लियर? फ्रीलांसिंग का मतलब आप अपने काम का पैसा डिसाइड करते हो। एंड नेक्स्ट थिंग इज C2C, कस्टमर टू कस्टमर और कंज्यूमर टू कंज्यूमर बोथ हो सकता है। ठीक है, एग्जाम्पल की बात करें जैसे कि हमारा eBay हो गया, OLX हो गया, अमेजॉन मार्केट प्लेस हो गया, पेपाल हो गया। ठीक है, OLX कैसे हो गया, जैसे कि कस्टमर टू कस्टमर, सपोज एक व्यक्ति ने कोई प्रोडक्ट खरीदा, वो भी कस्टमर बना किसी कंपनी का, उसने सेल आउट कर दिया, नेक्स्ट पर्सन भी उसका कस्टमर बना, तो सो कस्टमर टू कस्टमर। नेक्स्ट वन इज G2E, गवर्नमेंट टू एम्प्लॉय। बेसिकली गवर्नमेंट टू एम्प्लॉय का मतलब क्या है, जैसे कि आपने ई मित्र सुना होगा, ई सेवा प्रोजेक्ट सुना होगा, कॉमन इंटरेस्ट टेस्ट सुना होगा। ई मित्र क्या होता है, जैसे कि आपने देखा होगा बहुत सारे ई सुविधा केंद्र जो लोग खोल रखे होते हैं, तो ये गवर्नमेंट के एम्प्लॉय नहीं होते। बेसिकली ये एक इनके बीच में एक डीलिंग होती है कि ये गवर्नमेंट के वर्क को अपने अकॉर्डिंग ये लोग बेसिकली काम करेंगे। जैसे कि आपने देखा होगा आधार सेंटर है ना, तो आधार सेंटर क्या हो गया, या इनकम का सर्टिफिकेट, ये सब चीज़ें जो बनती हैं ये कोई गवर्नमेंट का एम्प्लॉय नहीं करता, तो ये एक बॉन्ड होता है गवर्नमेंट टू एम्प्लॉय के बीच में। एंड नेक्स्ट थिंग इज G2G, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट। देखिए गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट में क्या होता है कि जैसे कि मल्टीपल गवर्नमेंट्स एक साथ एक दूसरे के साथ बिजनेस करती हैं, कहीं से ऑयल आता है, कहीं से कुछ आता है, तो उसी के हिसाब से यहाँ पे टैक्स, GST, SGST, CGST को फॉलो किया जाता है। यहाँ पे एक ग्रुप है NEGIS, नॉर्थ ईस्ट गैंग इंफॉर्मेशन सिस्टम। बेसिकली गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट के बीच में NEGIS काम करता है। जैसे कि इम्पोर्ट एक्सपोर्ट की बात होती है जहाँ कहीं भी, वहाँ पर भी हमारा G2G काम करता है। क्लियर? एंड नेक्स्ट थिंग इज G2C, गवर्नमेंट टू कंज्यूमर। बेसिकली गवर्नमेंट टू कंज्यूमर का मतलब क्या है कि गवर्नमेंट कंज्यूमर के साथ कैसे काम करती है, जैसे कि बर्थ सर्टिफिकेट हो गया, मैरिज सर्टिफिकेट हो गया, डेथ सर्टिफिकेट हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास E2E। E2E को हम एक्सचेंज टू एक्सचेंज भी बोल सकते हैं, बेसिकली एम्प्लॉय टू एम्प्लॉय होता है। बट इसका काम क्या है, सपोज एक कंपनी में 2 एम्प्लॉय मतलब मल्टीपल एम्प्लॉय काम करते हैं, बट एक एम्प्लॉय एक दिन मिसिंग हो जाता है, तो उसकी जगह पर दूसरे एम्प्लॉय को अरेंज किया जाता है, यानी अरेंजमेंट यानी शेड्यूलिंग की जाती है, तो वो होता है एम्प्लॉय टू एम्प्लॉय, यानी वर्क आपका कंटिन्यूसली चल रहा है बट वो एम्प्लॉय नहीं है, उसकी जगह पे दूसरा एम्प्लॉय काम कर रहा है। ठीक है, तो वो होता है एम्प्लॉय टू एम्प्लॉय का कॉन्सेप्ट। सपोज एक घर बन रहा है और एक लेबर नहीं आया, तो हम दूसरे लेबर से काम करवा लेते हैं, काम तो हमें वही करवाना है ना, वो भी एक एम्प्लॉय है और वो भी एक एम्प्लॉय है, तो यहाँ पे एम्प्लॉय का आपस में एक्सचेंज होता है। अगर मैं एडवांटेज और डिसएडवांटेज की बात करूँ, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है कि व्हाट इज ई-कॉमर्स एंड डिफाइन बिजनेस मॉडल विद एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके बोर्ड के एग्जाम के लिए। और जैसे कि यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस लिखे हुए हैं, आप कोई भी 5 अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हो, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर मैं एडवांटेजेस की बात करूँ, फर्स्ट ऑफ ऑल एबिलिटी टू हैंडल मल्टीपल परचेजेस। इट मीन्स दैट यू कैन ईजिली परचेज मल्टीपल प्रोडक्ट इन अ सिंगल प्लेटफॉर्म इन अ सेम टाइम। सपोज अगर आप फ्लिपकार्ट यूज़ कर रहे हो, आपको मल्टीपल प्रोडक्ट पसंद आए, तो आप मल्टीपल प्रोडक्ट को ऐड टू कार्ट कर लेते हो। तो ऐसे ही मल्टीपल एडवांटेजेस हैं और मल्टीपल डिसएडवांटेजेस हैं, जो भी आपको इजी लगे, बेस्ट लगे, आप उसको प्रिपेयर कर लीजिए अपने एग्ज़ाम के लिए। तो गाइज़ हमारा चैप्टर यहीं पे कंप्लीट होता है। अगर आपको कोई डाउट है या आपका कोई सुझाव है, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं। मिलेंगे जल्द ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।